पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था केमिस्ट्री में जो केमिकल काइनेटिक्स है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी केमिकल रिएक्शन पर के रेट पर कंसंट्रेशन के चेंज होने पर, रिएक्टेंट के जो कंसंट्रेशन में चेंज होने पर कैसे रेट चेंज होता है, जिसका कि रेट लॉ था रेट इक्वल्स टू क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या था हमारा फॉर्मूला, कि concentration of A to the power X and concentration of B to the power Y likewise इस तरह से होता है। और X प्लस वाई को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। K इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, K इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन के तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पर तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर पढ़े थे कि इफेक्ट क्या पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पर, जो कि इस लॉ से आया। ये इसमें के क्या है, तुमको रेट कांस्टेंट कहलाता है। लेकिन ये देखा गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इन जनरली हम लोग जब टेम्परेचर राइज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, तो जनरली जो रिएक्शन के हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर जनरली इंक्रीज दी rate of reaction, increase the rate of reaction। तो ये तुमको क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। ये टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज अबाउट डिग्री सेल्सियस, अबाउट राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस, राइज इन टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन, राइज इन टेम्परेचर of 10 degree Celsius or 10 Kelvin doubles the, nearly doubles कह सकते हैं, nearly doubles the rate of reaction, nearly doubles the rate of reaction। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को जो चेंज करता होगा, ये इसमें तो कॉन्सेंट्रेशन, तो इसमें के को चेंज करता है। ये जो रेट जो तुम्हारा है, इसमें जो के है तुम्हारा, रेट कांस्टेंट चेंज कर जाता है। किसके साथ साथ, ये जब टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं, जिसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, जो रेट कांस्टेंट, वो क्या हो जाता है, टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है द रेट कांस्टेंट के, तो क्या होता है तुमको, द रेट कांस्टेंट के चेंजेस विद टेम्परेचर, with temperature Arrhenius has given equation which represent temperature dependence of, which represent temperature dependence of rate constant, temperature dependence of rate constant। तो रेट कांस्टेंट किस ढंग से टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, इसको एक्सप्रेशन किसने दिया, आर्हेनियस ने दिया। तो उसका इक्वेशन है K इक्वल्स टू A ई टू दी पावर, ये तुमको जो है बहुत से ग्राफ वगैरह कौन से मॉलिक्यूल, इन सबों के आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला, ये ई टू दी पावर माइनस ए बाय आर टी, ये आर्हेनियस इक्वेशन कहलाता है। आर्हेनियस इक्वेशन हो गया, जहां पर ए इज कॉल्ड, ए इक्वल्स टू आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर ये तुम्हारा फिर कहलाता है आरएनएस इक्वेशन। तो ई ए तुम्हारा क्या हो गया, ई ए को कहते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी,
ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या होगा तुम्हारा गैस कांस्टेंट, टी इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन। रेट कांस्टेंट का क्या हो गया, ई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई ए हो गया तुमको एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए हो गया तुम्हें, ई ए इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। चलो इसको लिख लेते हैं, फिर से इसको इक्वेशन को लिखते हैं, फिर से उसको मिटाते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, आर्हेनियस ने इक्वेशन दिया जिसका नाम है के ई, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो इसको लिख सकते हो, इसको नोट कर लो। और नोट्स जो लिखना चाहो राइट शुक्ला ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम नोट्स क्या कर सकते हो, तुमको उसमें मिल जाएंगे सारे नोट्स, तुम पूरा डिटेल में भी लिख सकते हो, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। और जेई मेंस या एडवांस इन सबों के क्वेश्चन जो बनाने चाहते हो, इस सब का केमिकल काइनेटिक्स हो या किसी भी चैप्टर का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी में भी, तो वो तुमको इसमें जा करके राष्ट्रीय ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। और उसमें जो भी पर्सनल किसी को प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज़ को समझने में या किसी मेरेकल को बनाने में, तो राष्ट्रीय ऐप पर जा करके हमसे संपर्क भी कर सकता है। और उसमें किसी भी चैप्टर में उसको दिक्कत है, जहाँ भी उसको मदद की जाएगी, जहाँ भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, जिसमें तरह की समस्या हो, वो हमसे संपर्क कर सकता है। तो k इक्वल्स टू हो गया ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो उसमें एक टर्म जो है ई ए जो है तुम्हारा, ये आर्हेनियस इक्वेशन में एक टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या होता है, इसकी चर्चा करते हैं पहले। तो k इक्वल्स टू क्या होगा, तुम्हें इसको इक्वेशन को अगर लिखें, k इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ई ए इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा तुम्हें, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी provided to the reactant so it can form complexes, intermediate complex is called activation energy, is called activation एनर्जी। तो जितना कि एनर्जी दिया जाए मिनिमम, जिससे कि वो क्या हो सके, कम्प्लेक्स फॉर्म कर सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या चीज़ हम लोग दिखाते हैं, मिनिमम एनर्जी। जैसे कि इसका ये होता है तुमको कि इसका जो कि हम लोग इसको देखें और इस ग्राफ से समझने की कोशिश करें इसको। तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और इधर एनर्जी है, इधर एनर्जी की को ले लें। तो मान लेते हैं कि कोई रिएक्टेंट है यहाँ पर, एक रिएक्टेंट की यहाँ इतनी एनर्जी है यहाँ पर, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, रिएक्टेंट हो गया, ए प्लस बी कह सकते हैं, रिएक्टेंट हो गया यहाँ पर, रिएक्टेंट। और ये तुमको रिएक्टेंट को जब कुछ एनर्जी दी जाएगी जो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगा, तो ये क्या बनाएगा, ये तुमको इंटरमीडिएट बनाएगा यहाँ पर, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और बाद में जब ये प्रोडक्ट जो रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये फाइनली क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ये इंटरमीडिएट क्या बनाएंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया,
यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया। तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है ये तुमको कहलाता है, ये जो तुम्हारा एनर्जी हुआ इसको हम लोग इंथैल्पी चेंज कहते हैं। इस रिएक्शन का क्या कहलाता है? ये डेल्टा एच, ये चेंज इन इंथैल्पी होगा। ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा हो गया, ये जो डेल्टा एच हो गया इसको हम लोग कहते हैं चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा एच को ऐसा कह सकते हैं हम लोग। ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया, और ये तुम्हारा जो होगा यहाँ पर प्रोडक्ट हो गया, और यहाँ पर ये तुम्हारा जो बन गया, यहाँ पर जो तुम्हारा होगा ये जो रिएक्शन से यहाँ से जो तुमको एनर्जी की जरूरत पड़ी, यहाँ से रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी दिया गया, तो फाइनली एनर्जी लिबरेट हो चाहे कोई भी हो, लेकिन ये तुमको एक्स्ट्रा एनर्जी जो गिवन हुआ इट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ये तुम्हारा क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, जिससे के कारण यहाँ पर क्या बन पाया? ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन पाया, रिएक्शन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मेशन कर पाया, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मेशन कर पाया। तो ये जो एनर्जी है जितना कि हम लोग रिएक्टेंट को डाले जिससे कि ये रिएक्शन क्या कर पाएगा, यहाँ अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट को नहीं मिलेगा तो ये क्या नहीं कर पाएगा? रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये जो रिएक्शन करने के लिए जरूरी है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? उसको प्राप्त होना चाहिए, और रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी से कम एनर्जी अगर उसे मिलेगा तो वो क्या नहीं कर पाएगा? वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा? रिएक्शन रुक जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी देना किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आवश्यक है। तो पहले क्या करेगा? रिएक्टेंट जो है एनर्जी ले लेगा, और डेल्टा एच जो है बाद में एनर्जी चाहे लिबरेट हो या जो हो, उसको एक्टिवेशन एनर्जी को उससे कोई मतलब नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी है कि कम से कम इतना एनर्जी चाहिए जिससे कि वो रिएक्टेंट क्या कर सके? रिएक्शन कर पाए और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर पाए। तो ये तुमको एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। तो ये जो तुम्हारा रिएक्शन में है, तुम्हारा एक्टिवेशन जो आर है, तुमको इसमें क्या चाहिए? आर क्या है इस इक्वेशन में? आर इक्वल्स टू है गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अगर इस टेम्परेचर में रखें, टी को रखना है टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस में तो क्या करेंगे? उसमें 273 ऐड कर देंगे। तो ये तुम्हारा हो गया आर के, तुम्हारा तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है ही। इसको इस फार्मूला को ये एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शन को हम लोग के जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर से अलग भी कर सकते हैं। दो टेम्परेचर अगर T1 T2 के आधार पर इसको लॉग का प्रयोग करके हम इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं हम लोग, और एक अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस ग्राफ से तुमको ये समझ में आ गया होगा कि ग्राफ के आधार पर क्या बताए कि कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को एक सफिशिएंट एनर्जी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी के बाद, तभी वो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा और फाइनली वो प्रोडक्ट बनाएगा। और फाइनली जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इंथैल्पी में रिएक्टेंट का इंथैल्पी को माइनस करते हैं तो वो डेल्टा एच कहलाता है। वो एक्टिवेशन एनर्जी को उससे कोई मतलब नहीं होता है। ये रिएक्शन के प्रोसेस पर डिपेंड करता है, किस तरह से रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी कितना लगेगा। और जो कैटलिस्ट होते हैं वो इस अल्टरनेट प्रोसेस पाथ देते हैं जिससे कि ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है, जिसका अगले टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले इसका जो है एक अनदर फॉर्म और भी इसका लिख लेते हैं। इस जो इक्वेशन है तुमको आर्हेनियस इक्वेशन, इसका अनदर लॉगरिथमिक फॉर्म में पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटाना है। इसका ग्राफ समझ में आ गया होगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट का। तो हम लोग देख लेते हैं इसका। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका। तो यह है तुमको टेम्परेचर डिपेंडेंस हो गया। अब तुम्हारा फिर से इस इक्वेशन को देखते हैं, k इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इसको मैथमेटिकली इसको क्या करते हैं, लॉगरिथम ले लेते हैं दोनों साइड। तो लॉगरिथम लॉग ई बेस पर k इक्वल्स टू लॉग ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो लॉग के बराबर लॉग मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, प्लस लॉग ई बेस पर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ऐसा हो गया।
तो log k बराबर log a माइनस ई ए बाय आर टी और log e बेस पर e दैट इज 1 हो गया। तो log k बराबर log a माइनस ई ए बाय आर टी, ये लिख सकते हैं। अब यहां तक कि टेम्परेचर अगर इफ रेट कांस्टेंट इज K1 and K2 respectively at temperature T1 and T2 at temperature T1 and T2, तो K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हें log A माइनस ई ए बाय आर T1, log E बेस पे ई चूंकि 1 हो गया, log K2 इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हें log A माइनस ई ए बाय आर T2। तो सब्सट्रैक्टिंग द टू इक्वेशन, सब्सट्रैक्टिंग द टू इक्वेशन 1 and 2, 1 माइनस 2 कर दो इसको, चलो 1 माइनस 2 कर दें तो क्या हो जाएगा log E बेस पर K1 माइनस log E बेस पर K2 इक्वल टू क्या होगा log A तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, log A माइनस ई ए बाय आर T1 माइनस log A प्लस ई ए बाय आर T2, माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा। तो log E बेस पर क्या होगा K1 बाय K2 इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हें ई ए बाय आर, और ये तुम्हारा क्या होगा log K1 बाय K2 है तो 1 बाय T2 तुम्हारा आ गया इधर, 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1, ये तुम्हारा हो गया, ये आर्हेनियस इक्वेशन का दूसरा फॉर्म हो गया जिसमें कि A से इंडिपेंडेंट हो गया ये। तो आर्हेनियस इक्वेशन का ये अनदर फॉर्म हो गया। तुम्हें इस रूप में यूज कर सकते हैं या इस रूप में यूज कर सकते हैं आप इस फॉर्मूला को, दोनों रूप में, लॉगरिथमिक रूप में। और जहां तक कि अगर 10 बेस में इसको चेंज करते हैं तो 2.303 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी लिख देते हैं फॉर्म 2.303 log 10। अगर log टेबल जो तुम्हारा जो बुक के लास्ट में दिया वो 10 बेस पर है तो उसके लिए तुम्हारा क्या आ जाएगा, इस ढंग से कर सकते हैं log K1 बाई K2 लिख दें या K2 बाई K1 करेंगे यहाँ पर, अगर K1 बाई K2 कर देते हैं, ठीक है, तो K1 बाई K2 ही लिख रहे हैं तो वही लिख देते हैं K1 बाय K2 इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हें 1 बाय T2 माइनस 1 बाई T1। जैसे बुक में तुम्हारा K2 बाई K1 क्या होता है, अगर K2 बाई K1 यहाँ टेम्परेचर को पलट देना है तो लॉग जैसे तुम्हारा बुक्स के आधार पर देखोगे रिजल्ट तो उसमें K2 बाई K1 किया हुआ है तो वहाँ माइनस का इधर डिफरेंस करेंगे तो इधर भी माइनस का डिफरेंस होगा ई ए बाई 2.303 आर, तो यहाँ पे K2 को पहले हो गया तो 1 बाई T1 पहले हो जाएगा, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, ये तुम्हारा हो गया इसका वैल्यू। तो ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला हो गया। तो 2.303 का 10 बेस पे है तो ये फॉर्मूला और ई बेस पर, तो ये जैसे लॉग टेबल तुम्हारा जो बुक में है तो उसको यूज करना, तो इस रूप में आर्हेनियस इक्वेशन का यूज कर सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया आर्हेनियस इक्वेशन टेम्परेचर डिपेंडेंस। अब तुमको है इसके बाद है इफेक्ट ऑफ क्या होगा तुम्हारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, और इसका जो कि एक कोलिजन थ्योरी है तुम्हारा उस भी इसी से रिलेटेड है जिसकी चर्चा इसके बाद वाला टॉपिक में करेंगे। जैसे जैसे बुक में सीक्वेंस दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, क्वेश्चंस वगैरह तुम बना सकते हो, एनसीईआरटी बुक में भी एग्जांपल्स में भी दिए हुए हैं, कुछ एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको सॉल्व करोगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव, इसको बनाने के लिए और क्वेश्चन चाहिए तो राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें भी क्वेश्चन तुम बना सकते हो। और जो भी दिक्कत हो हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हो, पर्सनल ट्यूशन लेना हो, पर्सनल मदद पढ़ाई में कहीं भी दिक्कत हो तो लेने के लिए तो हमसे संपर्क कर सकते हो। तो ये है तुम्हारा। अब इफेक्ट ऑफ देख लेते हैं कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट का इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन में किसका इफेक्ट हम लोग देखेंगे, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। Catalyst changes the rate of reaction, changes the rate of reaction। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को
चेंज कर देता है। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन के रेट को चेंज करना है इसको। तो ये कैसे चेंज करता है, ये एक अल्टरनेटिव तुमको, जब कैटलिस्ट रहता है तो रिएक्टेंट से मिल करके, कैटलिस्ट रिएक्शन से मिल करके एक अनदर वे ऑफ मैकेनिज्म देता है, जिससे कि कम एक्टिवेशन एनर्जी में सामान्यतः क्या हो जाए, रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाए। तो लिख लेते हैं, कैटलिस्ट combines with reactant to give to form intermediate complexes by reducing the activation energy and time to reach equilibrium। तो ये जो इक्विलिब्रियम लाने में भी कम समय लगेगा और तुमको जाहिर है कि रिड्यूस करेगा एक्टिवेशन एनर्जी। दो काम मैंने कहा कि टाइम को रिड्यूस कर दिया तो रिएक्शन तेजी से फास्ट हो जाएगा, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ये अल्टरनेट एक प्रोसेस देता है जिससे कि कैटलिस्ट क्या करेगा, एक अल्टरनेट प्रोसेस देता है जिससे कि, और फाइनली क्या होगा तुम्हारा, ये तुमको एक जल्दी से एंड फाइनली the reaction intermediate complex, the reaction intermediate complex dissociate to form product and catalyst। तो कैटलिस्ट जो तुमको यूज में आया, फाइनली तुमको रिएक्शन के बाद क्या होगा, जस्ट के तस ऑब्टेन हो जाएगा। जैसे कैटलिस्ट जो तुमने प्रयोग किया वो बाद में क्या हो जाएगा तुम्हें। तो कैटलिस्ट जैसे देखो, इसको एक ग्राफ से समझ सकते हो, जो तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है ग्राफ, एनसीईआरटी बुक को देखो। ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट इधर लेते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट जो बढ़ेगा, इधर एनर्जी के दृष्टिकोण देखें, इधर एनर्जी का देख लें, ग्राफ प्लॉट करें, अभी जो तुरंत किए थे प्लॉट। तो ये क्या है तुम्हें, ये तुमको बिना कैटलिस्ट के जो होगा तुम्हारा, ये जो रिएक्शन होता है तुम्हारा, यहां से स्टार्ट किया तो ये रिएक्शन ऐसे करके गया और यहां पर आया, तुमको अभी जो रिएक्शन देखा ये ऐसे आया। तो ये क्या करेगा, जब कैटलिस्ट होता है तो क्या फर्क पड़ेगा इसमें, ये एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हारा इतना बड़ा हो गया, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है पहले, E इसका वैल्यू है। अब देखो ये तुमको कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट जब रहेगा तो इस ढंग से क्या करेगा, रिएक्शन को ये इस ढंग से प्रोसीड कर देगा कि ये तुमको ऐसे करके क्या जाएगा, रिएक्शन इस ढंग से क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ये दे देगा। तो ये तुमको सिर्फ क्या किया, ये एक्टिवेशन एनर्जी है तुमको ये लोअर कर देगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी ये डैश हो गया तुम्हारा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया तुम्हारा, ये डैश हो गया तुम्हारा। एक्टिवेशन एनर्जी पहले जितना था इतना बड़ा था, अब क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी को इसने लोअर कर दिया। E डैश is equal to activation in presence of catalyst, activation energy in presence of catalyst, और E बराबर एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्शन दोनों में हो सकता है, E डैश क्लियरली क्या है, E से लेस है, तो ये तुमको जल्दी से क्या कर देगा, रिएक्शन को रीच कर देगा। तो ये तुम्हारा क्या करता है कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जो तुम ग्राफ देखोगे बुक में भी, ये तुम्हारा रिएक्शन क्या करेगा, एक्टिवेशन ये ज्यादा चाहिए विदाउट कैटलिस्ट, और ये क्या करता है, एक अनदर वे ऑफ मैकेनिज्म रिएक्शन के टेक्स प्लेस का होने का एक अनदर रास्ता देता है, जिससे कि कम एक्टिवेशन एनर्जी ये डैश में ही रिएक्शन हो जाएगा, और ये फाइनली जो है नेट डेल्टा एच जो इंथैल्पी चेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट ऑफ डेल्टा, नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन डेल्टा एच, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इस पर कोई फर्क नहीं डालता, ये चेंज इन इंथैल्पी पर कोई फर्क नहीं डालेगा। जैसा कि यहां देख भी सकते हो तुमको, जैसे कि देखो क्या हुआ तुम्हारा, यहां से यहां तक गया, तो ये तुमको डेल्टा एच जो तुम्हारा है ये तुमको अभी भी उतना ही है,
जो कि तुमको कैटलिस्ट में हालत सिर्फ ये घट गया, बाकी तो डेल्टा एच में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। डेल्टा एच पहले भी था, अभी भी है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या होगा, तुमको ये जो जल्दी से एक अल्टरनेट प्रोसेस बताया जिससे कि वो इक्विलिब्रियम तेजी से रीच कर जाएगा। तो ये दो फर्क पड़ते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है और टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम को फास्ट करता है कैटलिस्ट। तो ये तुमको इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है, जो कि रिएक्शन के रेट को जनरली बढ़ाने के लिए हम लोग कैटलिस्ट डालते हैं। कुछ कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन के रेट को कम भी कर सकते हैं, आप उसको अगर आप इंटेंशनली करना चाहेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया रेट ऑफ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। और लास्ट तुम्हारा जो टॉपिक दिया होगा तुम्हारा कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन या तुमको कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के कोलिजन थ्योरी क्या है? तो कोलिजन जो तुमको टेक्स प्लेस होता है, कोलिजन तुमको टेक्स प्लेस होगा किसके द्वारा? कोलिजन जब होता है तुमको, तो ए और बी जो दो रिएक्टेंट हैं उसके बीच में कोलिजन होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये थ्योरी कहता है कि ये तुमको व्हेन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट कोलाइड they form product. When two molecules of reactant collide, the bond is broken, the bond is broken, which leads to product formation. प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो इसका कहना है कि कोलाइड करता है मॉलिक्यूल, जिसके कारण कि क्या होता है, तुमको बॉन्ड ब्रेक करता है और एक फाइनली एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो द मॉलिक्यूल्स और एटम्स are assumed as hard sphere in this model। इस मॉडल में हम लोग मानते हैं, इसमें जो कि हम लोग डील करते हैं, तो इसमें मानते हैं कि मॉलिक्यूल्स ये हार्ड स्फीयर हैं और ये तुमको क्या करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। जैसे कि तुमको है कुछ, तो जैसे कि ए और बी, जैसे कि CH3Br है और एक OH माइनस, ऐसा करके तुम्हें दिया हुआ तुम्हारे बुक में एक रिएक्शन के बारे में समझाया हुआ। जैसे कि CH3Br, तो ये बन जाएगा CH3OH प्लस Br माइनस। तो ये जो तुमको मॉलिक्यूल है, ये तुमको कंबाइन करेंगे, ये दोनों आपस में AB जो मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करते हैं, ये जैसे कि अगर तुमको ये कंबाइन करेंगे, तो जैसे कि इसके लिए इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को एक हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। The number of collision, takes place per second in unit volume of collision mixture is called collision frequency, तो ये collision frequency कहलाएगा। तो collision frequency क्या होगा कि पर सेकेंड जितना तुम्हारा क्या होगा, जब तुम्हारा जितना होगा वह क्या कहलाएगा, collision frequency कहलाएगा। तो if ZAB is collision frequency, A और B molecule, if ZAB is collision frequency,
तो K इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा K इज इक्वल टू के जेड ए बी है तुम्हारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और P तुम्हारा जो है प्रोबेबिलिटी, अगर सारे कोलिजन जो है तो सफल नहीं हो पाते हैं, P को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर की प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो जो कोलिजन जो है सारे कोलिजन जो होता है तुम्हारा, तो K का वैल्यू तुम्हारा, तो इसको P को भी समझाते हैं, तो तुम्हारा एक्सप्रेशन हो जाएगा P जेड ए बी ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो जैसे क्या है तुमको, जैसे कोलिजन जो होना चाहिए, जो सक्सेसफुल कोलिजन के लिए जरूरी जो पी फैक्टर हमने लगाया है, सारे कोलिजन तो हो गए, मानते हैं कि जैसे कि तुमको ये पेन है, अगर इस पे एक मॉलिक्यूल यहां है, एक मॉलिक्यूल यहां है, अगर ये मॉलिक्यूल कितना भी एनर्जी से, एक तो होना चाहिए जैसे कि कोई इधर से एक मॉलिक्यूल इधर से आया और इसमें टक्कर मारा, इसकी एनर्जी, ये बॉन्ड बना हुआ है, यहां पे मॉलिक्यूल ए है, यहां पे ए है, यहां पे कुछ समथिंग दूसरा कोई एटम जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इसको इतना, इसके जो कोलिजन जो हो वह इतना पावरफुल हो कि ये बॉन्ड टूट सके। तो इसके लिए क्या है, एक तो ये कोलिजन बहुत एनर्जी से होना चाहिए, दूसरा इसका ओरिएंटेशन सही होना चाहिए। अगर हम इतना इस डायरेक्शन में आए, अगर ये मॉलिक्यूल है, अगर इस डायरेक्शन में कोई कोलाइड करेगा तो ये कोलिजन चाहे कितना भी हार्ड क्या ना हो, ये टूटेगा नहीं, तो ये कोलिजन क्या नहीं होगा, ये बॉन्ड को नहीं ब्रेक कर पाएगा। तो मतलब ओरिएंटेशन भी क्या होना चाहिए, सिर्फ कोलिजन जेड ए बी जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, लेकिन पी जो फैक्टर दिया गया है वो बताता है कि ओरिएंटेशन भी आपका सही होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ कोलिजन जो कि क्या हो, ओरिएंटेशन भी सही हो, और उसकी एनर्जी भी जो है, इंपैक्ट जो होना चाहिए सक्सेसफुल, वो एनर्जी परफेक्ट एनर्जी का होना चाहिए, एटलीस्ट उतनी एनर्जी हो तभी वो बॉन्ड टूटेगा। मानते हैं आपका ओरिएंटेशन सही है लेकिन आपके पास एनर्जी ही कम है, तो ये आप इसको ब्रेक नहीं कर पाइएगा। तो P जो है तुम्हारा क्या चीज को बताता है, ये ओरिएंटेशन फैक्टर। P क्या है तुम्हारा, ये ओरिएंटेशन फैक्टर और सक्सेसफुल कोलिजन को कहता है। पर फैक्टर मतलब सक्सेसफुल कोलिजन का फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन। और सक्सेसफुल में क्या होना चाहिए, ये ओरिएंटेशन सही होना चाहिए, ओरिएंटेशन करेक्ट, और एनर्जी सफिशिएंट, और जो एनर्जी क्या होना चाहिए उसका सफिशिएंट, ये दो चीज होना चाहिए आपका, तभी वो कोलिजन सक्सेसफुल होगा। तो कोलिजन मानते हैं कि ज्यादा भी हो लेकिन उसमें सारे सक्सेसफुल नहीं होते, इस आधार पर क्या करते हैं, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी के आधार पर यहाँ पे एक फैक्टर जो तुम्हारा जो आरएच इक्वेशन जो था तुम्हारा ए था, जिसको हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, तो उसको हमने क्या कर दिया, एक पी मतलब कि दैट इज को सक्सेसफुल कोलिजन का कितना फ्रैक्शन है वो पी हो गया इनटू जेड ए बी, नंबर ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन मिक्सचर के पर यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड जितने कोलिजन होंगे दैट इज कॉल्ड जेड ए बी, ए और बी प्रोडक्ट के बीच, रिएक्टेंट के बीच में। तो इस प्रकार से तुम चाहो इसका क्वेश्चन वगैरह तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। तुम्हारा ये जो केमिकल काइनेटिक्स का सारा टॉपिक डील हो गया। अब तुमको जो भी इसमें क्वेश्चंस वगैरह होंगे, जो भी हार्ड टाइप के जो प्रॉब्लम होंगे वो सबके क्लास लिए जाएंगे। तो तुम्हारा इसके बाद जो है तुम चाहो तो इसको जो है तुम एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से तुम्हारा क्वेश्चन को बना सकते हो, एग्जाम्पलर से क्वेश्चन बना सकते हो। जितने भी तुमको क्वेश्चन बनाने हो वो क्या कर सकते हो, तुम सॉल्व करो, और राष्ट्रपति ऐप पर भी तुम्हें क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे। तुम हमसे आकर के उसमें जहां भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। राष्ट्रपति ऐप पर कोटा प्ले स्टोर डाउनलोड करो, वहां पर हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी ये सब दिया हुआ है, तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट में तुम्हें पढ़ने में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किसी भी चीज़ में तुम्हें मदद की जाएगी। जो भी तुम्हें परेशानी होता है, पर्सनल प्रॉब्लम भी कर ले सकते हो, वहाँ पर तुम्हें नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, जिस तरह से तुम अपने परेशान को क्लास को आगे बढ़ा सकते हो, पढ़ाई को। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।